और कैसे सब लगभग सब बढ़िया होंगे ना। देखो, हमारा अब हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत हम शुरू करने वाले हैं और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ ये हमारा पार्ट जो होता है ये आता है आपके मेंडल ऑफ हिस्ट्री के अंदर। यानी कि जो मेंडल ऑफ हिस्ट्री होती है हमारी, उसी के अंदर दिल्ली सल्तनत हमारा एक पार्ट आता है जो हमें पढ़ना होता है। मेंडल ऑफ हिस्ट्री में अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अलावा भी और कुछ चीज़ें होती है जो हमें पढ़नी होती है। बट अभी इस क्लास में जो है हम टारगेट करेंगे दिल्ली सल्तनत। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत आपका एफ कैट हो, सी डी एस हो, एस एस सी, सी जी एल, सी बी ओ, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें दिल्ली सल्तनत के जो मेन रूलर पार्टी है वहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले टारगेट है हमें उसको कवर करना। तो देखो, आपका एफ कैट हो, सी डी एस हो, एस एस सी का कोई सा भी एग्जाम हो, सी जी एल हो, सी बी ओ, सी सी एल हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं अपना कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आप सबसे पहले समझेंगे कि हमें इसमें मेन दिल्ली सल्तनत पढ़नी है। यानी कि दिल्ली सल्तनत जो हमारी मेन है वो आपकी शुरू होती है 1206 से लेके 1526 तक, यानी कि 1206 से लेके 1526 AD तक ये रहती है आपकी। ठीक है, लेकिन हमें दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि दिल्ली सल्तनत कितने टाइम पीरियड से कितने टाइम पीरियड तक रही। ठीक है, कितनी डायनेस्टी इसके अंदर रही और कौन सी डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितने टाइम से रहा, क्योंकि सारी दिल्ली के ही ओवरऑल अराउंड घूमी है, इसका इसलिए नाम है दिल्ली सल्तनत। कब से कब तक रही तो आप समझेंगे 1206 AD से लेके 1526 तक, यानी कि 1206 AD से लेके 1526 AD तक रही। कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत के अंदर जो रूलिंग रही है वो 5 डायनेस्टी की रही है। ठीक है, 5 डायनेस्टी ने मिलके इसमें, यानी कि मिलके कह सकते हैं, कहने का मतलब है कि अलग अलग 5 डायनेस्टी ने इस पर रूल किया है 1 by 1। सबसे पहली जो डायनेस्टी आती है वो आती है हमारी स्लेव डायनेस्टी, जिसने रूल किया है 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, यानी कि स्लेव डायनेस्टी जो मोहम्मद गोरी के ही स्लेव ने स्टार्ट की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसकी डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहले डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसने 1206 से लेकर 1290 तक रूल किया। उसके बाद नेक्स्ट आती है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, और ये सबसे छोटी डायनेस्टी है। कैसे पूछ कई बार क्वेश्चन बनता है दिल्ली सल्तनत की ऐसी कौन सी डायनेस्टी है जिसने सबसे शॉर्ट टाइम पे रूल किया, तो वह है आपकी खिलजी डायनेस्टी। क्यों? 1290 से लेके 1320 तक, 1290 से लेके 1320 तक सिर्फ रूल किया है। नेक्स्ट आती है उसके बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो आती है इसने रूल किया है आपका 1320 से लेके 1440 तक। ठीक है, फिर सैयद डायनेस्टी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ज़्यादा हमें पढ़ना होता है, तो ये बस एक ब्रीफ हल्का सा इसका डिस्क्रिप्शन आता है, वो अब आपको बता दूंगा क्या क्या आता है। 1440 से लेके 1450 तक है। लास्ट आती है आपकी लोधी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526 तक, यानी कि कह सकते हैं लोधी डायनेस्टी इज द लाइट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, यहाँ जहाँ आप समझेंगे, जहाँ आपकी खिलजी डायनेस्टी सबसे शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी रही है ना, सबसे शॉर्टेस्ट रही है, उसी के बाद आप समझेंगे कि साथ ही में साथ आपकी जो है ये तुगलक डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट रहा है। आप चेक कर सकते हैं इसका लॉन्गेस्ट रहा है या नहीं रहा। आप खुद लाइए अप्रोक्स, अगर इसको आप 20 मान लें तो अप्रोक्स 100 ईयर्स में 6 ईयर्स कम कर दीजिए आप, यानी कि 94 ईयर्स रूल किया है इन्होंने। और ऊपर की बात करें तो ये 84 है, यानी कि हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है। सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड किसका रहा है रूल करने का, तो आप समझेंगे वो है आपकी तुगलक डायनेस्टी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम डायनेस्टीज़ को पढ़ना, क्योंकि अभी जितना भी मेन दिल्ली सल्तनत में था हमने मुस्लिम इन्वेजन समझा, दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन समझी, और हम समझते हैं अब इसकी डायनेस्टी वाइज हम समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के एक एक पार्ट को मैं आपको समझाऊंगा, जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट है और जितना भी ये इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है वो मैं सब आपको इसमें कवर कराने वाला हूँ। तो देखो, आती है हमारी स्लेव डायनेस्टी। देखो, फिर यहाँ पे एक टाइमलाइन आ जाती है। स्लेव डायनेस्टी की टाइमलाइन क्या है तो आप समझेंगे 1206 से लेके 1290, 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, अब आती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, फिर हम अच्छे से कहानी की फॉर्म में समझेंगे। देखो, स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी को सिर्फ स्लेव डायनेस्टी नहीं कहा जाता, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो है आपकी मकुल डायनेस्टी, है ना, मुगल डायनेस्टी भी इसको कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो आप समझेंगे स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब ये किस तरीके से फाउंडर है भाई, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझे कुतुबुद्दीन ऐबक है आपके ये, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर है, बट किस तरीके से बने, तो जैसे अभी हमने समझा कि मोहम्मद गोरी, ठीक है, जो आपका गोरी था, जब उसने पृथ्वीराज जी को हराया, है ना, पृथ्वीराज चौहान को जब उसने हराया, तो उसके बाद उसके लिए मुश्किल हो गया कि इंडिया में भी रूल करना और जहाँ से वो आया था वहाँ से भी रूल करना। तो वो क्या काम करता है, अपने एक स्लेव को जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको इंडिया में दिल्ली को संभालने के लिए छोड़ देते हैं, है ना, दिल्ली को संभालने के लिए छोड़ देता है कि तुम इसको संभालो। और जब वो कुछ टाइम बाद आके उसको दोबारा देखता है तो वो देखता है दिल्ली को उसने बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से रूल कर रहा है, उस चीज़ को संभाल रहा है, रूल तो मेन गोरी का था। तो उससे इतने खुश होते हैं, वो कहते हैं अब तुम दिल्ली संभालो, दिल्ली तुम्हारी ही है, तुम इसको संभालो। तो इस तरीके से दे देते हैं। और स्लेव डायनेस्टी इसका नाम इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, इसलिए इसका नाम पड़ा स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के और भी स्लेव्स थे, बट वो अलग अलग जगह उनको भेजा था और दिल्ली दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसलिए स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर कहा जाता है वो कहा जाता है ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई थी, है ना, क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी। तो आप याद रखें कैपिटल बनाई थी इन्होंने लाहौर। अभी दिल्ली सल्तनत है, लेकिन दिल्ली सल्तनत इसका नाम बढ़ गया, लेकिन अभी तक दिल्ली में रूल नहीं हो रहा। अभी कहीं और कैपिटल है, वहाँ से रूल चल रहा है, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दो चीज़, कि वो स्लेव किसका था, ठीक है, उसका वो किस चीज़ का फाउंडर था, उसने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी। इसके अलावा आप समझेंगे आप अभी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो आप समझेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ टाइटल्स भी मिले हुए थे। क्वेश्चन कई बार बनता है कि इस टाइटल से किसको जाना जाता है। तो आप समझेंगे सबसे पहला तो है टाइटल जो है ये किसके हैं, ये ऐबक के टाइटल है। तो आप समझेंगे लाख बख्श, ठीक है, मतलब कि इसका मतलब है लाखों का दान वगैरह करता था, ठीक है, अच्छा दान वगैरह करता था, इसके लिए इसका नाम लाख बख्श है। पील बख्श भी इसको ही कहा जाता है, हातिम भी इन्हीं को इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या क्या, लाख बख्श, पील बख्श, हातिम, और अभी इतने ही टाइटल नहीं है, अभी कुछ और नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या है, वो है सपर सलार, ठीक है, सपर सरहार के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये 4-5 टाइटल है जिस नाम से इनको जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक चीज़ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा रूलर है जो, या तो अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ, इजी क्वेश्चन हुआ, तो वो आपको पोलो लिख के दे देता है, बट पोलो नहीं, ज़्यादातर आपको आएगा चिड़ूंगर, ठीक है। यानी कि पोलो जैसे हमारा गेम होता है उसी गेम से, उसमें खेलते हुए नीचे गिरने से मौत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये समझेंगे आप कि यहाँ से ऐबक से क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ दूसरी चीज़ आती है ऐबक की टाइमलाइन। पूछ लिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने टाइम से कितने टाइम तक रूल किया। तो आप समझेंगे स्टार्ट दिल्ली सल्तनत हुई 1206 से, यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक किया हुआ, बट यहाँ से कब तक, यहाँ से कब तक, मेन क्वेश्चन ये बनता है। तो आप समझेंगे इन्होंने रूल किया है 1206 से लेके 1230 तक। 30 से शुरू हो जाती है आपकी किसकी, इल्तुतमिश की कहानी, ठीक है। अब मुझे बताना है जो मैंने बोला है कि सही है, इतना तो पता होगा, नहीं है तो सोचो, सोचो, मैंने गलत बोला, ठीक है, तुम लोग समझे ही नहीं, मैंने जान के गलत बोला, यही जानने के लिए तुम्हारा क्या है। तो समझो भाई 10-11 में तो 1210 में 1211 में तो इल्तुतमिश ने अपने तोते जमाने शुरू कर दिए थे। तो बहुत कम टाइम रूल किया है इन्होंने, रूल किया है ऐबक ने सिर्फ 1206 से लेके 1210 तक, ठीक है, सिर्फ 4 साल रूल किया। लेकिन आप समझो 4 साल में बहुत कुछ किया, ठीक है। अब समझो एक और चीज़, क्वेश्चन बनता है कुतुब मीनार, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कुतुब मीनार किसने बनवाई है, ठीक है, किसने कंप्लीट कराई है, किसने रिनोवेट कराई है। 3 क्वेश्चन बनते हैं कुतुब मीनार से। तो आप समझेंगे कि कुतुब मीनार
स्टार्टेड, समझ लो ये जो चीज़ है, ये जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग तो कराई थी ऐबक ने। क्या स्टार्टिंग तो कराई है ऐबक ने, ठीक है। कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, कंप्लीट कराया है आपके इल्तुतमिश ने। और रिनोवेट, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली ये है ना, ये वाली मंजिल जो है, इसको रिनोवेट, यानी कि डैमेज हो गई थी, टूट गई थी, तो इसको रिनोवेट जो कराया है ना, वो आपके कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो समझो कुतुब मीनार से भी 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था कुतुब मीनार बनवाई किसने, तो बनवाई आएगी तो इल्तुतमिश, स्टार्टेड बाय किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब इसके अलावा आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, हम उन मॉन्यूमेंट्स को भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप उनके नाम देखिए कि कौन कौन से स्टार्टेड है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराई, तो आप समझेंगे। पहली कुआत उल इस्लाम, यानी कि एक मस्जिद, ये दिल्ली में है। कहाँ है? कुतुब मीनार के कॉरिडोर में ही ये आपकी मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, ये आपका अजमेर में है। और कुतुब मीनार भी इनके उसमें आ जाती है। तो अब आप इनके बेसिक फ़ोटोज़ देख सकते हैं कि देखो, ये तो हो गई आपकी कुतुब मीनार, हर कोई जानता है, ठीक है। ये है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, ये है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये है आपकी कुत, है ना, उल इस्लाम, ठीक है। और आप जब गए होंगे तो कुतुब मीनार के कॉरिडोर में ही आपको ये चीज़ मिलेगी। आप समझ सकते हैं जहाँ ये आयरन पिलर है, उस वाला जो एरिया है, उसी को ये कुतुब उल इस्लाम के नाम से जाना जाता था उस टाइम, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 मॉन्यूमेंट है जो ऐबक से जुड़ी थे। ऐबक से सिर्फ इतना ही था जो मैंने आपको अब तक बताया कि उसने कैपिटल क्या बनाई, उनके टाइटल क्या थे, ठीक है, उनकी टाइमलाइन क्या रही थी और उन्होंने क्या क्या बनवाया है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, इसी में हमें समझना है इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश कौन है? तो आप समझेंगे, क्वेश्चन बनता है कि रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, क्वेश्चन बनता है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो आप टिक लगाएंगे ऐबक, ठीक है। क्वेश्चन बनता है रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो आप लगाएंगे इल्तुतमिश, ठीक है। रियल फाउंडर जो है वो इल्तुतमिश को कहा गया है, क्यों? क्योंकि सल्तनत है दिल्ली, तो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी दिल्ली में। और क्यों? कभी भी ऐबक ने सुल्तान का टाइटल ले लिया, यानी कि रूल किया है एज ए गुलाम। और जो सुल्तान की सीट होती थी, क्राउन होता था, अब वो हमेशा मोहम्मद गोरी के लिए उन्होंने रखा, गोरी को ही उन्होंने ऊपर माना। तो इसलिए वो सुल्तान नहीं रहे। अब सुल्तान नहीं रहे तो सुल्तान भी नहीं कहा जाएगा। तो रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी जो माना जाता है, वो माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने ही कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की। कब शिफ्ट की? तो आप समझेंगे, इसने कैपिटल शिफ्ट की 1211 और 1212 के बीच में, है ना, अप्रोक्स इन 2 डेट के बीच में उसने दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट की। अब आती है कि इसका टाइमलाइन क्या है, तो आप समझेंगे इसका टाइमलाइन रहा है 1211 से लेके 1236 तक, ठीक है, टाइमलाइन रही है। और फर्स्ट सुल्तान भी इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसने टाइटल सुल्तान अपनाया। अब आता है इल्तुतमिश कौन था, तो समझो आप। और स्लेव डायनेस्टीज को क्या कहा? स्लेव डायनेस्टीज को इसलिए कहा क्योंकि इसमें गुलाम पे गुलाम रूल करते रहे। ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है। तो गुलाम पे गुलाम रूल कहा गया, इसीलिए क्योंकि ऐबक का गुलाम था, ये भी स्लेव था, इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है स्लेव्स ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स, गुलामों का गुलाम भी अगर किसी को जाना जाता है तो वो है इल्तुतमिश को, ठीक है। अब याद रखेंगे कि इल्तुतमिश से क्वेश्चन आता है कि क्यों इसने 2 कॉइन स्टार्ट किए थे। वो कॉइन्स क्वेश्चन बन जाता है कई बार, टनका क्या था या जीटा क्या था। तो आप याद रखेंगे, टनका जो था वो एक सिल्वर कॉइन था और जीटा जो था एक कॉपर कॉइन था। किसने स्टार्ट किए थे? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किए थे। इसी ने कैपिटल दिल्ली बनाया है, आप ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में और कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। वो क्या है कि ये पहला सुल्तान है, ठीक है। कुतुब मीनार स्टार्ट तो की गई थी ऐबक के द्वारा, बट कंप्लीट किसने कराई? इल्तुतमिश ने। ये मैंने आपको चीज़ बता दी। इसके अलावा अगर मैं इल्तुतमिश की बात करूँ तो उसके कुछ पॉइंट क्या है, वो ये है कि एक तो स्लेव्स ऑफ स्लेव्स कहा गया इल्तुतमिश को, ठीक है। और इसने ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया था 40 स्लेवों का, जिसको जाना जाता है
आप समझेंगे चिंगारी के नाम से, या फिर इसको एक और कहा जाता है, इसको कहा जाता है तुर्कनी, ठीक है, इन तेलंगानी, ठीक है। ये उन 40 स्लेवों का ग्रुप बनाया था इसने, जो इतने वफादार थे और इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो किसी भी सेना को हराने का दम रखते हैं, इसलिए इसने एक ऐसा कंस्ट्रक्ट ग्रुप किया था। अब आप समझेंगे कि थर्ड बैटल ऑफ ट्राइन, अब तक आपने 2 बैटल ऑफ ट्राइन तो पढ़ी जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही होती है। तीसरी जो होती है वो होती है आपकी 1215 में, और उसका नाम है थर्ड बैटल ऑफ ट्राइन। तो ये किस किस के बीच में होती है? ये होती है यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। इल्तुतमिश स्लेव है ऐबक का, और अल्दोज जो है आप समझेंगे ये कौन है। मैंने बताया था ना कि मोहम्मद गौरी के और भी स्लेव थे, खाली ऐबक नहीं था। तो ये मोहम्मद गौरी का स्लेव है जो दावा करने आता है कि मैं ये तुझको हरा के हरा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब आप एक चीज़ और समझेंगे कि इल्तुतमिश के ही रूलिंग में एक इन्वेजन होता है, और वो इन्वेजन होता है चंगेज़ खान का। किसका इन्वेजन होता है? चंगेज़ खान का। इल्तुतमिश के ही रूलिंग पीरियड में इन्वेजन होता है, ठीक है। किसका होता है? चंगेज़ खान का, ठीक है, चंगेज़ खान का। अब किस तरह से इन्वेजन होता है तो आप समझेंगे चंगेज़ खान से दुश्मनी करके उसके भाई वगैरह को एक मार के आ जाता है इंडिया। अब जब आप जानते हैं चंगेज़ खान इतना खूंखार आदमी था, कहा जाता है कि जिस भी युद्ध में वो जाता था ना, जिस भी फाइट में वो जाता था, वहाँ के जो मैन होते थे उन सबके सर काट देता था, और उन सबके सरों को एक माउंट में चढ़वा देता था इस तरीके से। और कहा जाता है अगर कोई भी सर कम होता था तो वो अपने सिपाहियों के सर काट के वहाँ फिट करा देता था। तो उससे इतना खौफ होता था, और जहाँ जाता था वो सबको काट के रख देता था। तो अब जब पता चला सबको कि उसने उसके भाई को मार दिया, तो वो उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है, तो वो सिंध के रास्ते से इल्तुतमिश के रूलिंग में आ जाता है। इल्तुतमिश जो है वो थोड़ा माइंडेड था, तो वो क्या काम करता है, और उसका नाम होता है जलालुद्दीन, ठीक है, जो मारता है उसका नाम होता है जलालुद्दीन। तो जब इल्तुतमिश के पास खबर आती है, पता चलता है कि वो जो है चंगेज़ खान के भाई को मार के मारा है, तो उसकी हवा ख़राब हो जाती है। वो कहता है चंगेज़ खान लिख के भेजता है, या तो तुम उसको पनाह तुमने जो दी है उसको मार दो तुम खुद, या फिर तुमको मैं मारने आ रहा हूँ। तो इल्तुतमिश इतना चालाक होता है, वो इतनी मोहब्बत से लेटर लिखता है, उसका जवाब देता है, सर ये कहीं और किसी के पास ना चले जाए, इसलिए इस लड़के को मैंने पकड़ा है, आप आइए और आप इसको मार दीजिए, मैंने आपके लिए इसको रोका है। तो वो सिंध के रास्ते से आ रहा होता है, और वहीं सिंध में इल्तुतमिश इसको ले जाता है, और वहीं से वहीं वो वापस लौट जाता है। तो आप समझिए कितना बड़ा इन्वेजन रोका है, ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने माइंड से। वरना चंगेज़ खान अगर इंडिया आ जाता तो क्या करता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इल्तुतमिश के बारे में। अब इल्तुतमिश की एक बेटी थी, 2 बेटे थे, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना गाइस, ठीक है। 2 बेटे थे, एक बेटी थी रजिया सुल्तान, बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। एक बेटा था नसरुद्दीन, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी। तो आप समझें कि रजिया सुल्तान के बारे में आपको पढ़ना है। रजिया सुल्तान अपने भाइयों से ज़्यादा कौशल थी, और कहा जाता है जब इल्तुतमिश युद्ध के मैदान में गया था यल्दौज वाले उसमें, तो वहाँ पे इल्तुतमिश हारने लगा था। तो उसके बेटे जाते हैं, और उनको बेटों को लगता है कि जो अपने बाप की मदद कर देगा उसको हरा देगा, बाप जो है उसको राजा बना देगा। तो जब ये दोनों बेटे भी वापस जाते हैं उस युद्ध में, बैटल ऑफ तराइन में, है ना, थर्ड बैटल ऑफ तराइन में जब जाते हैं, तो ये दोनों भी पिटने लगते हैं। जब रजिया सुल्तान को पता चलता है कि पापा भी खतरे में है उनके, और भैया भैया भी खतरे में है, तो चली जाती है रजिया सुल्तान लड़कों के कपड़े पहन के, और जब जाती है तो धूधा सारा युद्ध कंट्रोल कर लेती है। लेकिन इल्तुतमिश समझ जाता है कि मेरा बेटी है, कोई और सिपाही नहीं, ये मेरी बेटी है। तो वो आते हैं वापस, और जब आता है तो खुश होकर बताता है कि आज से आपकी नई सुल्तान होगी रजिया सुल्तान। लेकिन भाइयों को समझ में नहीं आता, भाई भड़का देते हैं, और क्या होता है, जो भाई सारे वहाँ होते हैं वो मैच होते हैं। तो आप समझते हैं कि हमेशा से ज़्यादातर हमारी जो है मैन रूलिंग रही है। तो ज़्यादातर कोई भी जो लोग थे वो किसी औरत के अंडर में या वुमेन के अंडर में वर्क करना पसंद नहीं कर रहे थे, तो वो लोग अपना अपना अलग अलग करने लगते हैं। लेकिन जो प्रजा होती है वो रजिया सुल्तान को अपने सुल्तान मानने लगती है।
तो यहाँ से शुरू होती है रज़िया सुल्तान की कहानी। तो आप समझेंगे रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की कहानी ख़त्म हो चुकी है, 1336 में वो मर जाता है। वो 1436 में वो 1236 में वो मर जाता है। उसके बाद आता है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान वन एंड ओनली मुस्लिम लेडी सुल्तान है, मुस्लिम सुल्तान है, कह सकते हैं वन एंड फर्स्ट एंड लास्ट रूलर, वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत की बात करी जाए तो वो सिर्फ है रज़िया सुल्तान। ठीक है, रज़िया सुल्तान आती है कब से कब तक, बहुत कम टाइम पीरियड रहा है इनका भी, 4 साल तक रहा, भाइयों ने ही मरवा दिया। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम लेडी सुल्तान। ठीक है, इन्होंने भी 2 क्वाइन स्टार्ट किए, एक था क्यूबा और एक था क्यूला। क्यूबा था आपका ब्राज़ील, ठीक है, ब्रॉन्ज क्वाइन, और ये था आपका कॉपर क्वाइन। इनको भी कुछ टाइटल मिले, क्या क्या टाइटल मिले, न्याय की रानी, इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली सल्तनत की महारानी, ये इनको कुछ टाइटल मिले। इनके बारे में कहानी ये है कि इनका एक दोस्त था, ठीक है, और एक इनका जो था घोड़े की देखभाल करने वाला था। तो इनके बारे में कहानी ये है कि जो इनका घोड़े की देखभाल करने वाला था, वो जब भी ये अपने घोड़े पे जाया करती थी, वो उनके नीचे झुकता था, अपने नी पे इनका पैर रखवाता था यहाँ पे, उससे चढ़वाता था, इससे उतरवाता था। अब ये सब देख के वो इम्प्रेस हुई, उनको उससे प्यार होने लगा, उससे वो शादी कर लेती है। अब जो उनका फ्रेंड होता है वो इन्होंने बना रखा हो दूसरी जगह का गवर्नर, ठीक है, और जब उसको पता चलता है तो उसको मारता है। और जब रज़िया सुल्तान को पता चलता है कि उसने उसको मार दिया, तो अब रज़िया सुल्तान को पता है, वो कहता है या तो मुझसे शादी कर लो या तुम भी मुझसे मर जाओ। तो रज़िया सुल्तान कहती है ठीक है तुमसे शादी कर लेती हूँ, कि लवर तो गया, कम से कम सल्तनत तो बचे। बट जो उनका भाई होता है नसरुद्दीन शाह, वो क्या काम करता है, वो भेज देता है चलनीज़ को, जो 40 ग्रुप का ग्रुप था, और वो रज़िया सुल्तान और उनके जो फ्रेंड था उन दोनों को मार देते हैं। और इस तरीके से पता चलता है दिल्ली सल्तनत का जो नेक्स्ट रूलर बनता है वो बनता है बैरम शाह। ठीक है, 2 भाई थे, बैरम शाह और मोहम्मद शाह। ठीक है, बैरम शाह नहीं, मोहम्मद शाह भेजता है। ठीक है, ठीक है, बैरम शाह भेज देता है। ठीक है, आती है कहानी। तो अब समझे आपकी दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी में रूलिंग क्या रहा है, क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत में जो स्लेवों की कहानी थी वो एक तोड़ने वाला है। कौन तोड़ने वाला है उसके बारे में भी समझेंगे। तो आप सबसे पहले समझिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक आता है 1206 से लेकर 1210 तक, फिर आता है इल्तुतमिश 10 से लेकर 36 तक, फिर रज़िया सुल्तान आती है 36 से 40 तक, फिर आता है बैरम शाह, सिर्फ 2 साल तक रहता है। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह, वो आपके 4 साल तक रहता है। फिर आपके नसरुद्दीन आएगा, फिर आपका मोहम्मद 46-65 तक। अब इनमें दम नहीं है, यानी कि ये जो लोग हैं इनमें दम नहीं है, इनमें अकल नहीं है बिल्कुल भी, इन्हें कुछ रूलिंग करनी नहीं आती। लास्ट रूलिंग जो माइंडेड थी या स्ट्रॉन्ग रूलिंग थी वो सिर्फ 3 की रही, ऐबक, इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान की। बाकी ये सब लल्लो चप्पो रहा, इन्हें कुछ नहीं पता क्या होता था क्या नहीं होता था, बस ये रूल कर रहे थे जैसे तैसे करके। ठीक है, तो आप समझेंगे कि एक आपका इन्हीं में जो 40 ग्रुप थे उनमें एक था जिसका नाम है बलबन, जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है 40 स्लेवों में। तो वो क्या काम करता है, वो मारता है। ठीक है, लास्ट उसको मारता है, किसको मारता है, अभी आप उनका नाम पढ़ा था आपने, मोहम्मद को वो मारता है, और वो अपना यहाँ पे कर देता है दबदबा स्टार्ट। ठीक है, इसका क्या रहा, इसका टाइम पीरियड रहा 1265 से लेकर 1288 तक। ठीक है, बलबन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर रहा है दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी के अंदर। क्यों रहा है इसके बारे में आप कुछ चीज़ें समझेंगे, वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बलबन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर रहा है, क्यों, सबसे पहले तो आप समझें बलबन ने कुछ कल्चर स्टार्ट किया था। वो कल्चर क्या था वो आप समझेंगे। वो स्टार्ट किया उसने सजदा और पेबीबोस। अब ये सजदा और पेबीबोस क्या है, तो इसने नोटिस किया कि इससे पहले जितने भी सुल्तान हैं वो कोई सुल्तान नहीं थे, यानी कि लोग आते थे उनके सामने नॉर्मल खड़े हैं बात कर रहे हैं, इसने कहा कोई सुल्तान वाली फीलिंग नहीं है। तो इसने 2 स्टार्ट की, सजदा और फेविबोल। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, इसने स्टार्ट किया है कि सबसे पहले तो जो भी आएगा मेरे दरबार में वो मुझे सजदा करेगा, यानी कि गेट से ही वो मुझे सजदा करता हुआ, यानी कि सलाम करता हुआ आएगा गर्दन झुका के, और उसके बाद जब वो मेरे पास आएगा तो वो मेरे पैरों को चूमेगा। ठीक है, जिसको पेबीबोस कहा गया। तो क्वेश्चन बनता है सजदा पेबीबोस किसने स्टार्ट किया, तो आप याद रखेंगे गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है,
इसी के अलावा किसने फेस्टिवल स्टार्ट किया, ठीक है, पर्शियन कल्चर का एक फेस्टिवल स्टार्ट किया इसने। वो क्या है, एक तो इसने पर्शियन कल्चर स्टार्ट किया, ठीक है। इसने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया जो है नवरोज फेस्टिवल, ठीक है। इसने क्वाइन अपने नाम पे शुरू किया जिसका नाम था क्वाइन बलबनी, ठीक है। और इसने एक पॉलिसी स्टार्ट करी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। क्वेश्चन बनता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने स्टार्ट की, तो गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बारे में ये कहा जाता है अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। अब इसको लगा कि जिस तरीके से इसने गद्दारी की है उसी तरीके से कोई और गुलाम इसके साथ भी कर सकता है और इसको भी मार सकता। तो ये क्या काम करता, जो रेस्ट 40 लोग, भाई एक तो एक खुद था, जो बाकी अलग लोग थे उनको क्या करता है, उनको अलग अलग मिशंस पे ये भेजता है और उसके बाद अपनी सेना भेज के उन सबको मरवा देता है। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि तुर्क चिंगारी, ठीक है, जो मैंने बताया था कि आपको, तो इनकी चिंगारी बनाने वाला कौन था, अबॉलिश करने वाला कौन था। बनाने वाला था इल्तुतमिश और अबॉलिश करने वाला था आपका बलबन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है। दो चीज़ इसने स्टार्ट और की थी, दो डिपार्टमेंट इसने स्टार्ट किए थे, वो क्या है आप समझ लीजिए। एक तो है दीवान ए ब्राइड, ठीक है, ये स्पाई सिस्टम, यानी कि स्पाई सिस्टम, जासूसी सिस्टम इसने स्टार्ट किया था। और एक था आपका दीवान ए रस, ठीक है, ये इसने डिपार्टमेंट दो शुरू करे थे। ये है आपकी गयासुद्दीन बलबन में कहानी कि स्टोरी बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है, स्टोरी बहुत सारी है। बट हमें मेन एक टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है, तो भी आपको मेन कवर करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो मैंने आपको इन स्टोरी के वे में सब कुछ समझाने की कोशिश की है। जो कोई चीज़ रह गई है वो हम अभी हमारी जब और क्लासेज होगी मैं उसमें आपको रिकॉल करा दूंगा, कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप समझेंगे। अब लास्ट स्लेव डायनेस्टी में आते आते ये आ जाता है कि लाल सुल्तान है ना, लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन है, तो आप समझेंगे ये है आपका कैमोरस, ठीक है। कैमोरस है जो खिल्जी, यानी कि उसको मानता कौन है, तो आप समझेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि अब खिलजी से आप समझ सकते हैं नेक्स्ट हमारी खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब कैमोरोस कौन है, तो आप समझेंगे ये सन है कैकुबात का। कई बार आपको कैमोरोस नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कैकुबात, ठीक है। लास्ट सुल्तनत ऑफ स्लेव डायनेस्टी की बात करूँ तो कई बार आपको मिलेगा कैकुबात। अब कैमोरोस क्यों है, तो समझेंगे आप कि कैकुबाद जो है एक फादर है, कैमोरस सिर्फ 3 साल का एक छोटा बच्चा है। क्या है, 3 साल का एक 3 इयर्स ओल्ड एक बच्चा है, ठीक है, जिसको ये मार देता है कि लाश नहीं बचना चाहिए। और इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी का ख़त्म हो जाता है आपके आते आते 1290 में, ठीक है। अब गयासुद्दीन बलबन की बात चलेगी। गयासुद्दीन बलबन को किसी ने हराया नहीं, गयासुद्दीन बलबन को कोई नहीं हरा पाया, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन को कोई नहीं हरा पाया। गयासुद्दीन का बेटा ही था, ठीक है, जो मर गया, ठीक है। जो एक युद्ध मिशन पे जाता है वो मर जाता है, और जब वो मर जाता है तो गयासुद्दीन उससे इतना प्यार करता था कि उसके गम में गयासुद्दीन की तबीयत खराब हो जाती है, गयासुद्दीन बलबन की, और वो मर जाता है। इसी तरीके से ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है स्लेव डायनेस्टी की आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। हमने समझा सारी सल्तनत क्या क्या है, हमने इसमें समझा 3 मुस्लिम इन्वेजन, हमने दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी के एक एक पॉइंट स्टोरी वे में समझे, हर सुल्तान के बारे में समझा, स्टोरी वे में समझा। तो आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं अपनी टेलीग्राम चैनल fcan.journey से। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।